सुप्रभात छात्रों। अभी अभी हम देख रहे थे ओज गुण। ओज गुण यानी वीर रस का जो साहित्य होता है उसे ओज गुण कहा जाता है। जिस काव्य गुण के कारण चित्त में स्फूर्ति एवं मन में तेज उत्पन्न हो उसे ओज कहा गया है। ओज पूर्ण कविता के सुनने मात्र से मन में जोश और आवेग उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण वीर, विभत्स और रौद्र रस जैसे रसों के लिए ओज गुण की योजना की जाती है। वक्र अर्थ वाले लंबे सामाजिक पदों और कठोर वर्णों से बने काव्य द्वारा ओज गुण की प्रस्तुति की जाती है, जिसे सुनकर हमारे चित्त में स्फूर्ति एवं मन में तेज उत्पन्न होता है। जैसे मराठी में पोवाड़ा होता है, जैसे वो पोवाड़ा गाने वाला जो शाहीर होता है हाथ में डफ लेकर उसे बजाने लगता है तो हमारे शरीर में जो खून होता है वो बौखलने लगता है। यानी क्या उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि वह वीररस पूर्ण गीत गाने वाला है। इसी कारण ये शाहीर लोग जो होते थे तो उसे यानी पहले भाट कहते थे। भाट लोग यानी भाट यानी क्या करते थे? वे रणभूमि में जाकर यानी राजा के साथ ये लोग रहते थे और रणभूमि में जाकर जो घायल सैनिक है या युद्ध भूमि पर लड़ रहे हैं उसका मनोबल बढ़ाने के लिए गीत गाते थे, जोर शोर से गीत गाते थे, ये डब बजाकर यानी गीत गाते थे। इसी कारण जो चारणकालीन साहित्य जो हम देखते हैं अपभ्रंश काल पेपर नंबर 9 में हमने देखा कि यानी चारण काव्य यानी क्या है, या पृथ्वीराज रासो देखा, बिसल देव रासो देखा, तो इसमें हम देखते हैं नरपति नाल्ल हो या यानी चंदवर दाई हो, वो राजकवि के साथ, राजकवि है राजा के साथ रहते हैं और उन्होंने जो काव्य लिखा वो वीररसपूर्ण साहित्य माना जाता है। तो ऐसे जो है वीर रसपूर्ण साहित्य जो है उसे सुनते हैं तो मन कई क्षण के लिए वह यानी क्या हो जाता है, यानी प्रोत्साहित हो जाता है, मन में तेज उत्पन्न होता है और ओज आ जाता है। तो ऐसे ओजपूर्ण काव्य सुनने से मन में जोश और आवेग उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम राष्ट्रगीत सुनते हैं, राष्ट्रगान सुनते हैं या अपने राज्य का गीत सुनते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे हम महाराष्ट्र के निवासी है तो महाराष्ट्र गीत है तो वह हम सुनते हैं तो गुनगुनाते लगते हैं, यानी हमारी छाती जो है चौड़ी हो जाती है, यानी जैसे हम कहते हैं 56 इंच छाती। यानी क्या है, यानी यह जो है विशेषता अपने प्रकृति के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए जो यानी अपना प्रेम है वो हम दिखाते हैं। तो ऐसे जो है देश के प्रति अगर कोई देश पर कोई आक्रमण हो जाता है तो उसी समय ये जो कवि होते हैं तो अपने साहित्य के माध्यम से यानी युवकों में जोश भरने का प्रयत्न कर देते हैं। भारत स्वतंत्र होने के पहले यानी ऐसे गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे छात्र थे, वे ने हर दिन नए नए गीत गाकर लिखते थे रात में और सुबह यानी गाते हुए गली गली घूमते थे। यानी उनका उद्देश्य क्या था? लोगों के मन में स्वतंत्रता के प्रति यानी जागृत करना। यानी जो लोग यानी स्वतंत्रता क्या है ये सोचते भी नहीं थे, उन्हें स्वतंत्रता क्या है ये सोचने के लिए मजबूर करते थे। इसी कारण ये ऐसे गीत जो होते हैं वो गाते हुए दिखाई देते हैं तो मन में यानी यह क्या निर्माण होता है, जोश निर्माण होता है और लोग क्या होते हैं उसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसी कारण वीर, विभत्स और रौद्र जैसे रसों का ओज गुण की योजना की जाती है। वक्र अर्थ वाले लंबे सामाजिक पदों और कठोर वर्णों से बने काव्य द्वारा ओज गुण की प्रस्तुति होती है।
ओज गुण की प्रस्तुति यानी ओज गुण की निर्मित जो होती है कठोर वर्णों के माध्यम से होती है। जैसे हम देखते हैं ऊपर नीचे रेप युक्त वर्णों का प्रयोग होता है उसमें, यानी जैसे हम देखते हैं इसमें दीर्घीकरण को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दीर्घीकरण यानी जैसे रफार युक्त यानी ऊपर नीचे जो होता है तो उसी का प्रयोग किया जाता है। ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ तथा श श वर्णों का प्रयोग और जो वर्धक होता है। श दोनों शाम्रुक श और षटकन श जो है दोनों कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ यानी इसमें महत्वपूर्ण माने गए हैं ओज गुण में। और इसमें दीर्घ समास वाली रचना होनी चाहिए। इसकी पद रचना या रचना औचित्यपूर्ण हो, यानी पद रचना या रचना औचित्यपूर्ण हो। समय के अनुसार वह उसी समय कैसा गीत होना चाहिए होना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जो है यह यानी रीति काल की भूषण जो है तो उसका एक यानी बहुत भी बराबर उसी तरह फिट बैठता हुआ साहित्य लिखते थे। तो यानी शिवजी का शिवाजी महाराज का वर्णन करते हुए वे कहते हैं इंद्र जिमी जम्ब पर वाडव सुवंब पर रावण सबुम्ब पर रघुकुल राज है। पौन बारिवाह पर शंभु रतिनाहु पर जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। यानी जैसे इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व सुबंब पर, यानी जैसे हम देखते हैं इंद्र का राज्य जो है इंद्रप्रस्थ जिसे मानते हैं हम। बाड़व सुबंब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। रावण सदम्ब पर यानी धरती पर यानी क्या है, यानी रघुकुल का राज है। यानी जैसे हम देखते हैं राम और कृष्ण ये जो अवतारी पुरुष है, उसी तरह कंस और रावण जो है वह भी एक जैसे यानी असत्य के प्रतीक माने जाते हैं। राम सत्य के प्रतीक, रावण असत्य का प्रतीक। कंस असत्य का प्रतीक, कृष्ण सत्य का प्रतीक। सत्य का असत्य पर विजय यह दिखाया गया है। राम का रावण पर विजय, कृष्ण का कंस पर विजय, यानी सत्य का असत्य पर विजय। यानी असत्य का विजय बार बार होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंतिम विजय जो होता है वह सत्य का विजय होता है। इसी कारण हम कहते हैं कि यानी असत्य यानी बार बार विजय प्राप्त करे, लेकिन अंतिम जो विजय होता है वह सत्य का होता है और वह चिरकाल तक रहता है, क्षणभंगुर नहीं होता है। रावण भी जैसे हम देखते हैं रावण पहले बार बार विजित हो जाता है, राम पराजित हो जाता है, लेकिन अंतिम विजय राम की है, वह चिरकाल रहती है, रावण का अंत हो जाता है। तो ऐसे जो है वो कहते हैं सदम्ब पर यानी रघुकुल रावण पर रघुकुल राज है, यानी रावण सदम्ब पर यानी यहाँ धरती जो है वहां पर रघुकुल का राज है। पौन परिवाह पर शंभु शिवराज रतिनाहु पर त्यो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। यानी जैसे हम देखते हैं तो यानी जैसे वहीं पे काम यानी राज्य करने वाले राम और कृष्ण है, उसी तरह यानी महाराष्ट्र में जैसे ये कौन है तो शंभु शिवराज है, यानी शंभु रतिनाहु पर, यानी यहाँ शंभु शिवराज है। और जैसे हम देखते हैं कि ऐसे साहित्य लिखने से या ऐसा काव्य पढ़ने से यानी क्या हो जाता है, लोगों के मन में ऐसे व्यक्ति के प्रति यानी प्रेम निर्माण हो जाता है और उसके लिए लोग अपना जीवन या अपना प्राण भी देने के लिए यानी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के माने जाते हैं। तो उन्होंने लोगों को यानी प्रेम देने का कार्य कर दिया और उसके बदले लोगों ने उसे सहायता कर दी और महाराष्ट्र को यानी स्वतंत्र एक सल्तनत बनाने का कार्य उसी युग में कर दिया है।
तो ऐसा जो काव्य है यानी ओजपूर्ण काव्य जो है, ओजपूर्ण काव्य मनुष्य के जीवन में यानी आनंद देने का प्रयत्न कर देता है। प्रसाद गुण, अगला जो गुण है वह है प्रसाद गुण। अन्य प्रसाद गुण जो हम देखते हैं तो उसमें प्रसाद गुण में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि जैसे सूखे ईंधन में अग्नि के समान या धुले हुए वस्त्र में पानी की भांति तत्काल में व्याप्त हो जाने वाला गुण प्रसाद गुण है। यह गुण ऐसा सरल और सुबोध अर्थ व्यक्त करता है कि पंक्तियों से गुजरते ही कविता साकार हो उठती है। तो ऐसे जो है कविता पंक्तियों से उठती है यानी क्या है कि यानी सूखे वस्त्र में, यानी जैसे हम कहते हैं कि यानी धुला हुआ वस्त्र है, उसमें से सब कुछ पानी हम निकाल लेते हैं। पानी निकालने के बाद वो गीला होता ही है, थोड़ा क्यों ना वो गीला होता है। उसे हम सुखाने के लिए हवा में या धूप में डाल देते हैं और पूरा पानी सुखा लेते हैं, फिर वह उसमें कोई गीलापन नहीं महसूस होता है। लेकिन धुले हुए वस्त्रों को पानी निकालने के बाद गीलापन जैसे महसूस होता है, उसी तरह यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी उसमें यानी व्याप्त जाने वाला गुण जो है प्रसाद गुण है। यह गुण ऐसा सरल और सुबोध अर्थ व्यक्त करता है सहजता से। जैसे शीघ्र कवि हम मानते हैं, शीघ्र कवि जो होते हैं तो शीघ्र कवि यानी तुरंत ही कविता लिखते रहते हैं। कोई भी प्रसंग उनके सामने कोई घटना घटित हो जाती है तो तुरंत कुछ लिखते रहते हैं और वह यानी क्या है कि यानी गाने लायक या यानी प्रसंग के अनुसार वह काव्य दिखाई देता है। प्रसाद गुण के लिए कोई वर्ण संगठना नहीं है। जैसे हमने देखा कि माधुर्य गुण, ओज गुण, तो माधुर्य गुण में कठोर वर्णों को त्याज्य माना, ओज गुण में कठोर वर्णों को होना महत्वपूर्ण माना। लेकिन यहाँ हम देखते हैं प्रसाद गुण में कोई वर्ण संगठना नहीं है, कोई वर्ण महत्वपूर्ण है या नहीं ऐसा नहीं है, सभी वर्णों को उसमें यानी महत्वपूर्ण माना गया है। प्रसाद गुण के लिए कोई वर्ण त्याज्य या सीमित नहीं है, यानी प्रसाद गुण के लिए कोई वर्ण त्याज्य या महत्वपूर्ण नहीं होता है, सभी वर्णों को उसे समाहित किया जाता है। सभी रस में तत्काल अर्थ प्रदान करता है। सभी रस जो होते हैं उसमें तत्काल रस हमें प्राप्त होता रहता है। प्रसाद गुण व्याप्त एवं प्रसन्नता देता है, यानी प्रसाद गुण जो है हमें प्रसन्नता देता है। जैसे माधुर्य गुण भी हमें प्रसन्नता देता है, उसी तरह प्रसाद गुण जो है वह भी हमें यानी प्रसन्नता या आनंद देता है। जैसे कई यानी उदाहरण जो है वे कहते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, विमल चांदनी बैठी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झील रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी में ऐसा लिखा है, पंचवटी उनका खंड काव्य है और उस खंड काव्य में प्रकृति का उन्होंने वर्णन कर दिया है। कैसी प्रकृति है? चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यानी जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यानी चंद्र की किरणें जो है वह कैसी खेल रही थी जलथल में, जल में भी उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। और हवा की झोंक से अगर जल में हिलोर पैदा होती है तो वह अलग प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। तो जैसे हमें कोई झील है, कोई तालाब है और उस तालाब के किनारे रात में कोई हमें यानी बिजली के दिए लगाए जाते हैं तो उस दिए का प्रतिबिंब हम देखते हैं तो अलग दिखाई देता है।
तो उसी को हम देखते हैं तो ये मनोहारी वर्णन हमें दिखाई देता है। या समुद्र के किनारे जैसे हम जाते हैं तो वहाँ यानी समुद्र के किनारे यानी आकाशदीप लगाए जाते हैं। तो यानी समुद्र में जो नौका विहार करने वाले लोग होते हैं, जो नाव में रहने वाले लोग होते हैं, तो क्योंकि नाव में निकले होते हैं अपने वाणिज्य के लिए, तो कौन से किनारे लगने तय करने के लिए ये आकाश दीप होते हैं। तो ऐसे वहाँ यानी क्या होता है, धक्का होता है, वहाँ हम नाव लगा सकते हैं, नाव को हम रोक सकते हैं। तो ऐसे जो है तो चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यानी पानी में जो प्रतिबिंब उसका दिखाई देता है, छोटे छोटे तारे होते हैं, चंद्रमा होता है, तो वो मनोहारी चित्रण होता है। विमल चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में, यानी छोटी छोटी जो तारे होते हैं उसका भी प्रतिबिंब हमें वहीं पे दिखाई देता है। अवनी और अंबर तल में यानी धरती पर भी उसका प्रकाश यानी प्रतिबिंब दिखाई देता है, और अंबर तले भी यानी अवनी यानी धरती और अंबर यानी यानी आकाश मंडल में, वो वास्तव में आकाश मंडल में, लेकिन उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है हमें यानी धरती पर। तो ऐसे जो उसका वर्णन कर दिया है, प्रकट पुलक करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, यानी हरित तृण जो होते हैं उस पर यानी सुबह सुबह हम देखते हैं छोटा छोटा दव दिखाई देता है। जैसे सूरज की किरणें उस पर आ जाती है तो मानो ऐसा लगता है छोटे छोटे मोती ही उस पर बैठे हुए दिखाई देते। जैसे जैसे सूरज की किरणें ऊपर आने लगती है उस पानी को सोख लेती है, यानी उसका बाष्पीभवन हो जाता है, वो मोती लापता हो जाते हैं। तो ऐसे जो है तो इतना प्रकृति का सुंदर वर्णन यानी यहाँ किया हुआ दिखाई देता है पंचवटी में। मानो झीम रहे हैं तरु भी प्रसन्न पवन के झोंकों से, यानी यहाँ उन्होंने आरोप कर दिया है, मानो झील रहे हैं तरु भी, तरु यानी छोटे छोटे पौधे भी है, वो क्या कर रहे हैं यानी हवा के झोंके से खेल रहे हैं, झूला खेल रहे हैं। जो कल्पना मानव अपने जीवन में नहीं कर सकता वही कल्पना यानी पंचवटी के माध्यम से करने का कवि ने प्रयत्न कर दिया है कि यानी प्रकृति कैसी है, कितनी सुंदर है, वह यानी क्या कर रही है, अपना कार्य कर रही है। तो पंचवटी में मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ काव्य गुण जो है 10 माने गए थे, और 10 में से सभी विद्वानों ने, समाज शास्त्रियों ने प्रमुख रूप से 3 ही काव्य गुण माने हैं, एक माधुर्य, 2 ओज और तीसरा जो है प्रसाद गुण है। ऐसे कुल मिलाकर पहले जो है काव्य के गुण के बारे में मम्मट ने विचार प्रस्तुत किए, दंडी ने 10 अन्य काव्य गुण माने, और बाद में बाकी सभी विद्वानों ने विचार विमर्श करके 3 गुणों को प्राधान्य दिया। तभी से आज तक ये 3 ही गुण चलते हुए हमें दिखाई देते हैं। धन्यवाद। अगले लेक्चर को हम काव्य दोष जो है, काव्य दोष के बारे में चर्चा करेंगे।